तीसरी लहर पर चेतावनी। स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे तीसरी लहर को लेकर दी गई चेतावनी की। देश में कोरोना की दूसरी लहर भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन मामले अब भी लगातार दर्ज हो रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की तैयार की गई रिपोर्ट में कोरोना महामारी के तीसरी लहर के सितंबर महीने में आशंका जाहिर की गई है। तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने परेशानी का सबब हो सकती है। हालांकि उसके बाद यह भी बताया गया कि अक्टूबर के बाद हालात नॉर्मल होते चले जाएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान गृह मंत्रालय के अधीन आता है। वहीं नीति आयोग में तीसरी लहर को लेकर जिस बात की आशंका जताई गई वो काफी भयावह है। नीति आयोग के मुताबिक सितंबर में 4 से 5 लाख कोरोना केस रोजाना आ सकते हैं। हर 100 कोरोना मामलों में से 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। नीति आयोग ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद बड़ी संख्या में अस्पताल में कोविड बेड अलग रखने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि खराब हालात से निपटने के लिए भले ही पहले से तैयार रहना होगा। सितंबर तक 2 लाख आईसीयू बेड तैयार किए जाने चाहिए। इसके अलावा 1.2 लाख वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड, 7 लाख ऑक्सीजन वाले बेड और 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड होने चाहिए। नीति आयोग ने इससे पहले सितंबर 2020 में भी कोरोना की दूसरी लहर का अनुमान लगाया था। अब नीति आयोग ने 100 संक्रमितों में से गंभीर कोविड लक्षणों वाले लगभग 20 मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता बताई थी, लेकिन इस बार अनुमान पिछली बार से अधिक है। हालांकि आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का कहना कुछ और ही है। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब ना के बराबर है। प्रोफेसर अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर नई स्टडी जारी की है। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन ने इसका खतरा और कम कर दिया है। इसके संक्रमण लगातार कम होंगे। उन्होंने बताया कि यूपी, बिहार, दिल्ली जैसे राज्य लगभग संक्रमण मुक्त होने की ओर हैं। हालांकि देश में एक्टिव केस अक्टूबर माह तक भी 15,000 के करीब रहेंगे, क्योंकि तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में संक्रमण रहेगा। देश में फिलहाल पिछले 24 घंटे में से 25,000 के करीब मामले आए हैं। वहीं 389 लोगों की मौत हुई। अब तक देश में 58 करोड़ 25 लाख 49,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। दरअसल दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही तमाम राज्यों में प्रतिबंधों में ढील दी गई। कई राज्यों में तो स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन तीसरी लहर को लेकर जो चेतावनी दी गई है उससे चिंताएं बढ़ गई हैं। सवाल यह है कि आखिर तीसरी लहर की चेतावनी में कितना दम है? क्या तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए देश तैयार है? क्या प्रतिबंधों में दी गई ढील पर फिर से विचार होना चाहिए? सवाल यह भी है कि आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का जो कहना है कि तीसरी लहर ना के बराबर होगी, इसमें कितना दम है? तीसरी लहर को लेकर अलग अलग राय क्यों है? और चर्चा में मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय में आपका करा दूं, मेरे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार जुड़ रहे हैं, सीनियर डॉक्टर हैं धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल में, और डॉक्टर के पांडे भी चर्चा का हिस्सा हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर पांडे, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, बच्चों के लिहाज से ये तीसरी लहर जिसकी आशंका हम बार बार जाहिर कर रहे हैं, कितनी खतरनाक होने वाली है? बच्चों के लिहाज से हमें कितनी तैयारी करनी होगी? देखिए, बच्चों में हमारे देश की 19 साल से जो छोटी पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन, एक भी बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी, 18 साल से छोटे बच्चे। और ये पॉपुलेशन काफी बड़ी पॉपुलेशन है। अब जबकि स्कूल भी खुले हैं, बहुत सारे प्रदेशों में खुलने शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद इन बच्चों में एक्सपोजर भी शुरू हो गया है और एक्सपोजर से वो बच्चे बीमार भी पड़ेंगे। बीमार पड़ने के बाद देखिए, हर बच्चा आईसीयू में जाने लायक नहीं होगा, लेकिन बच्चों में 4 से 6 हफ्ते बाद एक बीमारी होती है जिसको बोला जाता है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये ऐसी बीमारी है जिसमें आईसीयू चाहिए होता है, और दुर्भाग्यवश हमारे देश में बच्चों के लिए आईसीयू केयर दिल्ली जैसे शहर में भी नहीं है। देखिए, पहले जो पहली वेव जब आई थी, मैं दिसंबर से पहले का डाटा बता रहा हूँ, अमेरिका में, इंग्लैंड में और शहरों में, तो अगर मान लीजिए 2% बच्चे इन्फेक्ट हुए थे, अभी 10 से 14% बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं। और इन बच्चों में से 10 से 14% में से अगर कुछ परसेंट बच्चे भी उनको आईसीयू की जरूरत पड़ जाएगी, तो सोचिए आप कितनी हालत खराब होगी। एक और बात भी है कि हमारे पास आईसीयू के अलावा ट्रांसपोर्ट तक की सुविधा नहीं है। बच्चे अगर सिक होंगे तो ट्रांसपोर्ट तक की सुविधा नहीं है। एक रिसर्च ये भी है कि अगर हम बच्चे को या बड़े को विदिन 3 आवर्स हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जिसको आईसीयू की जरूरत है, अगर हॉस्पिटल में वो चला जाता है, फिर उसका हॉस्पिटल स्टे जो होता है काफी शॉर्टेन हो जाता है, कम हो जाता है, ड्यूरेशन वहां पे कम हो जाता है। लेकिन अपने यहाँ तो ट्रांसपोर्ट तक की सुविधा नहीं है।
तो मैं तो इस बात को मानता हूं, क्योंकि देखिए थर्ड वेव तो आएगी, इसमें चाहे कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी कह रहा है उसको आप इग्नोर करें, क्योंकि थर्ड वेव में इसका जो आने का 2-3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, लोगों का बिहेवियर। आप भी देखते हैं कि लोग मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते और सब चीजें नहीं करते। वैक्सीनेशन अपने यहाँ बहुत ही कम है अभी। जिन देशों में बहुत ज्यादा था, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल का देख लीजिए, इजराइल में ऑलमोस्ट 100% वैक्सीनेशन था और फाइजर जैसी वैक्सीन लगी थी, उसके बाद कितना बुरा हाल हुआ। अभी भी अमेरिका में देखिए कितनी बुरी हालत है। फ्लोरिडा जैसे शहर में 1.5 घंटे लोगों को बेड नहीं मिल रहा है और वहां पे एम्बुलेंस तक नहीं अवेलेबल है। इंग्लैंड में डेल्टा वायरस ने कितना बुरा हाल किया। तो पहली चीज इसमें देखिए होती है लोगों का बिहेवियर, दूसरा वैक्सीनेशन, और तीसरा अगर कोई नया वेरिएंट आ गया तो हम अब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता और हमें किसी को नहीं पता, क्योंकि वेरिएंट जब आ जाता है, देखिए इंडिया में जो वेरिएंट आया था कितनी बुरी हालत कर दी थी, रोज 4-4 लाख से ज्यादा केस आ रहे थे, जबकि यहाँ पे गांव में उतनी अच्छी टेस्टिंग की फैसिलिटीज नहीं थी। वो 4 लाख का बहुत लाख ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि और देशों में 110 से ज्यादा देशों में आज की तारीख में है ये, और कितनी बुरी हालत करी है सिर्फ डेल्टा वेरिएंट ने। तो हमें सावधान रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों के मामले में मैं मानता हूं कि बच्चों को रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चों में वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं लगी है। बच्चे उतना ज्यादा प्रिकॉशंस भी नहीं ले पाएंगे जब स्कूल जाना शुरू करेंगे, और ऑलरेडी स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं। सरकार के पास और हमारे पास इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हॉस्पिटल का, जिससे कि हम मेंटेन कर पाए। तो नीति आयोग की सलाह को मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। जी जी, डॉक्टर पांडे लगातार मेरे साथ बने। डॉक्टर अंशुमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुमान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की ओर से जारी गई चेतावनी को, इस अलर्ट को हमें कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है? सर, तीसरी लहर को कई बार देखा, बट डायलेमा की स्थिति भी है। कोई कह रहा है आएगी, कोई कह रहा है बहुत खतरनाक आएगी, कोई कह रहा है नहीं आएगी लेकिन आके निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा। कई तरह की स्टडी, कई तरह की रिसर्च है। सर, तीसरी लहर को अलग अलग राय भी है, आपका मानना क्या है डॉक्टर अंशुमान? ये कम से कम इसको मॉनसून विभाग की जानकारी की तरह न लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आमतौर पर मॉनसून विभाग की जो भी बात होता है लोग मानते हैं कि गलत ही होगा, ऐसा ना माने। थर्ड वेव आएगी, उसके 2-3 रीजन हैं। इतिहास से सीखते 1918 में स्पेनिश फ्लू में भी लोगों ने ही माना था, हर वेव के बाद माना था, बस ये आखिरी वेव है। और करते करते 5 बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स आए थे और 50 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। जैसा हमारे यहाँ हुआ, यूके में 50% वैक्सीनेशन जब हो चुका था तब थर्ड वेव आई, 50% वैक्सीनेशन। इंडिया में आज की डेट में 9.6% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है। बाकी आप कह सकते हैं लगभग 10%, बाकी 90% लोग अनवैक्सीनेटेड है, नॉन वैक्सीनेटेड है। ये जरूर है कि डेल्टा वायरस डेल्टा प्लस इंडिया का स्ट्रेन है, तो कई लोगों में एसिम्प्टोमेटिक सीरोसर्वे पॉजिटिव एंटीबॉडी रह सकती है। लेकिन सारी चीजों को मानने के बाद भी कंफर्मिंग फैक्टर जो रिसर्च को हम देखते हैं, इसको देखने के बाद भी लगता है कि थर्ड वेव आएगी, छोटी हो सकती है, मारक क्षमता कम हो सकती है, लेकिन बच्चों को इन्वॉल्व करेगी। और क्योंकि बच्चों के सारे पेरेंट्स भी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, तो सब मिला के यही मानना चाहिए कि इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस आशंका पे काम करता है। जैसे अस्पताल की तैयारियां भी हम लोग आशंका पे ही रखते हैं कि ऐसा हो तो हमारे पास तैयारी है, नहीं हो बहुत अच्छी बात है। थर्ड वेव ना आए सभी लोग यही चाहेंगे, लेकिन हमें तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, कई सीरो रिपोर्ट्स भी हैं, कई और तरह की रिसर्च भी हैं, जिससे ये पता चलता है कि बच्चों की इम्यूनिटी के आगे जो थर्ड वेव होगी वो इतनी इंपैक्टफुल नहीं होगी। बच्चों को अगर असर करेगी भी तो उन पे ज्यादा असर नहीं करेगी। हाँ, वो कैरियर हो सकते हैं, वो संक्रमण को आगे ट्रांसफर करने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मैक्सिमम बच्चों में किया जाता है। बच्चों की इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यून मॉड्यूलेशन कैपेसिटी शरीर का बहुत अच्छा होता है, बहुत तेजी से बच्चे एडेप्ट करते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होंगे, कुछ में हल्के फुल्के बुखार हो सकते हैं और बच्चे जल्दी जल्दी प्रतिरोधक क्षमता बना लेंगे। लेकिन उन बच्चों का खास ख्याल रखना है जिनको कंजेनिटल बीमारी है, मतलब जब पैदाइशी कोई बीमारी हो, कोई ब्लड डिसऑर्डर हो जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, या कंजेनिटल डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ऐसे बच्चे वल्नरेबल ग्रुप पे हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देना है। और बच्चे अगर मोटापे के शिकार हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर पिज्जा टाइप की चीज खाते हैं, उनको अभी से बंद करा के बच्चों को हमें स्वस्थ कर लेना है ताकि उन पे कम से कम असर हो।
तो डॉक्टर पांडे, असल में कहते हैं कि बेहतर तैयारी ही बचाव की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। तैयारियों के लिहाज से आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या है? हमें कहाँ पे ऐसे गड्ढे हैं जिनको भरने की जरूरत है तैयारियों के लिहाज से, और कौन कौन सी तैयारियां एकदम मस्ट हैं जिनको अभी से हमें करना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो ये महामारी है। कल को कौन सा वेरिएंट आ जाएगा और वो कितना मारक क्षमता वाला होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे डेल्टा के साथ हुआ था पिछले अप्रैल से लेकर जून के बीच में, डेली इतने ज्यादा केसेज आ गए कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, बेड की कमी हो गई, आईसीयू को छोड़ दीजिए। तो बच्चों के मामले में भी जब आएगा तो कितना सीरियस होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और कोई भी सरकार चाहे जितनी भी क्षमता बढ़ा ले, इतनी क्षमता उसकी नहीं हो पाएगी कि इस तरह की महामारी में वो केयर कर पाए। इसमें जिम्मेदारी, मैं बार बार कहता हूं कि जिम्मेदारी जो पेरेंट्स हैं उनकी है, समाज है उनकी है, कि हम आप जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करें। क्योंकि किसी भी महामारी में, जो महामारी का थर्ड वेव फोर्थ वेव आती है, वो लोगों के बिहेवियर से होती है, बिहेवियर ड्रिवन होती है। ये बीमारी का नया वायरस आता है और वायरस के बावजूद अगर आपने हमेशा अपना मास्क पहना हुआ है, अपना गार्ड लूज नहीं किया है, लोअर नहीं किया है, तो आप फिर भी बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोग मास्क पहनते ही नहीं है। लोग, आप देखिए 50% लोग ऑलरेडी केयरलेस हो रहे हैं। ऐसे ही लोग जब घर में जाएंगे अपने बच्चों को करेंगे, स्कूल खुलेगा वहां से बच्चे लेके आएंगे। तो सरकार की चाहे कोई भी तैयारियां हो जाना, मैं बता दूं आपको, वो नाकाफी होगी जिस दिन ये वायरस का वेरिएंट नया आ जाएगा। और उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा रादर देन इस बात पे कि सरकार कितनी तैयारी कर रही, कितने आईसीयू बना रहे हैं। आप जितना भी कर लें, आप उसको तैयारी को मैच नहीं कर सकते उससे, क्योंकि आपको पता ही नहीं परेशानी आ रही है वो कितनी बड़ी परेशानी हो रही है। आज मैं फ्लोरिडा की हाल बताना चाहूंगा आपको, अमेरिका जैसे शहर की। फ्लोरिडा में आज 1.5 घंटे लोग वेट कर रहे हैं। 100 बेड का, हमारे मित्र है वहां पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, 100 बेड का गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड है जिसमें कोविड पेशेंट हैं। 1.5 घंटे एम्बुलेंस के लिए वेट करना पड़ा, बाहर टेंट लगा दिया। अगर इंडिया में टेंट लग जाए तो लोग हर जगह टीवी पे दिखता है, अमेरिका की खबरें यहाँ उतनी पता नहीं लगती और ग्लोबल न्यूज वो नहीं बनती कि साहब वहां पे इतना इनएफिशिएंट सिस्टम है। तो कहने का मतलब, जापान में आप देखिए जब हुआ था, एक बेहोश करने की दवा होती है, जिन लोगों को वेंटिलेट किया जाता है उनको एक दवा देनी पड़ती है कि ताकि वो आराम से सो सके और उनको वो लोग छेड़छाड़ न करें अपनी नलियों से। उस दवा की, एनेस्थीसिया की जो दवा है वो आईसीयू में कम हो गई थी जापान की। तो यहाँ जैसे कंट्री की जिसकी इतनी पॉपुलेशन है और इतना ऑलमोस्ट इनएफिशिएंट हेल्थ सिस्टम है, खासतौर से गवर्नमेंट का सिस्टम और प्राइवेट का भी, तो चाहे जितनी तैयारी आप कर ले, मैं नहीं मानता कि ये काफी होगी। ये तो वायरस पे डिपेंड करता है। इसलिए हमारे आपके पास वैक्सीनेशन और अपना जो केयर करना है खुद, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, जितनी बातें कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। हर पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चे को बचाने की हर तरीके से कोशिश करें। जी, तो ये कोशिश लगातार हमको करनी होगी। डॉक्टर अंशुमान, होम केयर मॉडल को लेके आपकी क्या राय है सर? सारी तैयारियां तो हैं, लेकिन घर में एक व्यवस्था करने का विकल्प, क्या हमें इस पर अभी से काम कर देना शुरू कर देना चाहिए? कोरोना वायरस एक नोवल कोरोना वायरस नहीं रहा है। इसके सिर्फ जेनोमिक एनालिसिस की बात को छोड़ दें तो इसके बारे में प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, केयर एट होम और हॉस्पिटल केयर सब लेवल डिसाइड हो चुका है। तो होम केयर की जहां तक बात है, खास करके इस तीसरे वेव में अगर बच्चों की बात कहें, देखिए हिंदुस्तान में बच्चों में इंट्राकैट आईवी लाइन लगाने की ट्रेनिंग कितने डॉक्टरों के पास है, कितने नर्सेज के पास है, कहाँ उपलब्ध है, अगर आप देखेंगे तो आश्चर्य में रह जाएंगे। बच्चों में नस में सुई लगाने की ट्रेनिंग की उपलब्धता की कमी है। मतलब बेसिक अगर बच्चे को कोई दवा देनी पड़े, नस से आईवी फ्लूइड लगाना पड़े, तो इसकी भी उपलब्धता की कमी है। तो ये हो सकता है होम केयर का एक मॉडल, स्ट्रॉन्ग मॉडल बना के, जिसमें पेडियाट्रिक सेपरेट और एडल्ट सेपरेट किया जा सकता है, जिसका अच्छा असर आएगा और हॉस्पिटल पे लोड कम होगा। क्योंकि ऑलरेडी 1.5 साल से हेल्थ केयर फैसिलिटी, बड़े बड़े अस्पताल थक चुके हैं वहां के डॉक्टर नर्सेज, इसलिए होम केयर एक ऑल्टरनेटिव एंड बेटर मॉडल आ सकता है। तो डॉक्टर पांडे, लॉकडाउन कंप्लीटली खत्म हो चुका है। 11 राज्य ऐसे हैं देश में जहां स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। क्या इस पर हमें फिर से विचार करना होगा? क्या इस पर दोबारा से चर्चा होनी चाहिए कि स्कूल खुले या ना खुले? जो खुले भी हैं, क्या उनको प्रिकॉशनरी बंद कर देना चाहिए? नहीं, स्कूल खुलना गलत नहीं है। ओके। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों में, 130 से ज्यादा देशों में स्कूल खुले रहे हैं।
और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि बच्चों में इतना डरने की भी जरूरत नहीं, सावधान रहने की जरूरत है, और सावधान पेरेंट्स को रहने की जरूरत है, हमारे आपको रहने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा स्वीडन का। स्वीडन में एक दिन भी नर्सरी स्कूल भी नहीं बंद हुआ, फर्स्ट वेव के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान कभी नहीं बंद हुआ। लेकिन वहां पे मैं डाटा बताऊंगा फर्स्ट वेव का, जो मई जून तक का, पिछले मई जून तक का जब था, पूरी दुनिया में जो फैला था, कि वहां पे 9 साल से, न जन्म से लेके 9 साल तक के किसी बच्चे की मौत नहीं हुई थी, और 9 से 18 साल के जो बच्चे थे उसमें से सिर्फ एक बच्चे की कोविड की वजह से मौत हुई थी। हाँ, उसमें टीचर्स को इन्फेक्शन जरूर हो गया था, जो स्कूल के स्टाफ थे उनको हुआ था कि कोई जैसे ड्राइवर है, कोई और केयर टेकर है जो स्कूल में काम करता है, उसको हो गया था। लेकिन नॉर्मली जो है बच्चे सुरक्षित थे, तो इसमें भी बच्चे सुरक्षित रहेंगे। खाली सवाल ये है कि एक दो चीजें और आई हैं जो मैं बताना चाहूंगा। कि एक तो अभी 2-3 दिन पहले की स्टडी है ये, किंग्स कॉलेज लंदन की, उसमें ये है कि 5% बच्चों को करीब 28 दिन से ज्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं। 5% बच्चे, यूके की रिपोर्ट है ये, कि 5% बच्चों को 28 दिन से ज्यादा कोविड के सिम्टम्स रह रहे हैं, और 2% बच्चों को 56 दिन से ज्यादा, 56 दिन से ज्यादा सिम्टम्स रह रहे हैं। तो इसलिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, और हमारे पास सावधानी वैक्सीनेशन के सिवा कोई चारा नहीं है। लॉकडाउन का कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5% से नीचे आपको सावधानी ही बचाएगी। 5 से 10% तक जाता है, और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं उसके बाद लॉकडाउन, कब तक लॉकडाउन आदमी लगाएगा? आदमी अपनी जिम्मेदारी भी तो समझे, क्योंकि हम क्या करते हैं, सारी जिम्मेदारी सरकार की छोड़ते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है ही नहीं। वेव्स जो आती है सर, ये घनश्याम जी, ये जो वेव्स आती हैं, थर्ड वेव, सेकेंड वेव, ये सारी की सारी जो वेव्स आती हैं, ये जो है जी, ये जो वेव्स आती हैं सिर्फ ये बिहेवियर ड्रिवन होती है, लोगों के व्यवहार पे डिपेंड करती है। अमेरिका में, लंदन में, यूके में क्यों आई? एक तो वायरस चेंज कर गया, वेरिएंट वहां डेल्टा पहुंच गया। दूसरी चीज, लोगों को वहाँ बार में और खुली जगहों पे जो होता है, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है हमारे यहाँ से, इसलिए इन सारे देशों में फैल गया। तो हमारे पास इसके सिवा कोई चारा बिल्कुल नहीं है, और लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं। लॉकडाउन कब तक लगाएंगे? लॉकडाउन तब लगाया जाता है जब सरकार के पास फैसिलिटीज हो, जैसे शुरू में था। जब इंडिया में मार्च में आया था, पिछले मार्च में, तो हमारे पास लैब तक नहीं थी जांच करने की, कोई फैसिलिटी नहीं थी, किसी डॉक्टर तक को नहीं पता था कैसे हम टेस्ट करें, कैसे जांच कराएं, क्या प्रिकॉशन लें। अब तो सब कुछ तो पता है। अब हम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि सरकार लॉकडाउन लगा दे। लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है, अब नहीं करना चाहिए लॉकडाउन हमारे जैसे गरीब देश में। ठीक है, तो लॉकडाउन समाधान नहीं है। शुरुआती दौर में लॉकडाउन एक उपचार हो सकता था, जिसको किया भी गया सरकार की तरफ से। डॉक्टर अंशुमान, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या एडवाइस करने चाहेंगे तमाम पेरेंट्स को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, कि अपने बच्चों को अभी से हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? क्या सर जिंक जैसी चीजें, विटामिन सी जैसी चीजें अभी से हमें उनको देना शुरू कर देना चाहिए? जी, बच्चों को देखिए स्वस्थ रखना, बच्चे स्वाभाविक रूप से स्वस्थ ही होते हैं। उनको बीमार करने के लिए आप नई नई चीजों को डालते हैं, जिसमें फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, सेडेंटरी हैबिट, मोबाइल तो चलिए डिजिटल अभी एक मजबूरी हो गई स्कूल की, लेकिन इस तरह से बच्चों को जो धकेलते थे, फिजिकल बच्चों को रहने दीजिए, मेंटली इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, और शुद्ध भारतीय भोजन पे जितना बच्चों को टिकाए, थोड़े से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज घर पे कराएं। विटामिन सी और इन सबकी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं है, हमारे शुद्ध भारतीय भोजन में काफी मिल जाता है। जितना बच्चा स्वस्थ रहेगा, मोटापे से दूर रहेगा, डायबिटीज का असर नहीं होगा बच्चों में, बच्चा स्वस्थ रहेगा, बच्चे पे ज्यादा असर कोरोना वायरस का नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान, आपको, डॉक्टर पांडे, आपका चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो इस आती हुई लहर से जिसकी चेतावनी लगातार दी जा रही है, उससे बचने की जरूरत है। तमाम तरह के उपाय डॉक्टर्स ने बताए, इन उपायों को आप अपनाकर अपनों के, अपने बच्चों की सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करने से बच सकते हैं। इन उपायों को आजमा कर अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।